और शेरनियो। तो भाई आपके लिए एक सीरीज़ लॉन्च की जा रही है, दैट इज़ योर फाइनल पंच। इसमें आपको 15 to 16 बेस्ट क्वेश्चंस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं और जो पिछले सालों में आ भी चुके हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपने अपने आँख नाक कान सब खुले रखने पेपर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका रट्टा मार के चले जाओ, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना, उनमें भी सेम कंसेप्ट ही यूज़ होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन द आउटपुट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी है। और आप क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे इसको अच्छे से, क्योंकि ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया है। इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको हम डबल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ये डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं, बिकॉज जितने डायग्राम्स आप पेपर के अंदर बना के आएंगे आपको उतने ही मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, टीचर उतने ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होगा। तो जब आप पेपर लिखते हैं तो आप बेसिकली टीचर को इम्प्रेस कर रहे होते हैं अपने नॉलेज से, कि भाई मुझे नॉलेज है इस बात के, मुझे नंबर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens to the width of depletion layer of a PN junction when it is forward biased or it is reverse biased? फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। देखो, जितना पूछा है बस उतना जवाब दो। आपसे यहाँ पे कहीं पर भी वाई नहीं पूछा गया, तो जितना पूछा गया उतना जवाब दो। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, इसको हाईलाइट कर दो, टीचर को इसी से मतलब है। ड्यूरिंग रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर एक्सपैंड्स और इंक्रीज, इसको अंडरलाइन कर दो, टीचर को इसी से मतलब है। तो टीचर आपको सिर्फ ये वर्ड्स देखकर ही नंबर दे देगा। कैन द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन बी मेजर्ड बाय सिंपली कनेक्टिंग अ वोल्टमीटर अक्रॉस द जंक्शन? आंसर इज नो, बिकॉज जो आपका वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और अगर जो आपका डायोड उसमें रिवर्स बायस में है तो वो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो कर देगा। ठीक है, तो उस केस में आपका सर्किट जो है ना, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के केस में आपका जो सर्किट है वो जल भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे वोल्ट मीटर को आप सिंपली कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, वाई एलिमेंटल डोपेंट्स फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूजुअली चोजन फ्रॉम ग्रुप 13 और ग्रुप 15? देखिए, डोपिंग की सबसे पहली कंडीशन होती है कि साइज जो है ना वो सेम रहना चाहिए। अगर 3 पतले बंदे बस की एक सीट पे बैठे हैं, आप बीच वाले बंदे को उठा के एक मोटा बंदा डाल दोगे, साइड वाले दो को तो भाई जगह ही नहीं मिलेगी, उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी पूरे सफ़र में। तो सबसे पहली बात, साइज ऑफ दीज एटम मैचेस विद द एलिमेंटल सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आप यहाँ पे साइज को हाईलाइट करेंगे, साइज, ये आपका मेन आंसर था। नाउ दे वुड नीटली रिप्लेस द पेरेंट एटम, ये भी डोपिंग की कंडीशन होनी चाहिए, आप नीटली रिप्लेस को हाईलाइट करेंगे। एंड वुड नॉट डिस्टॉर्ट द लेटिस, ये लेटिस की शेप को बिगाड़ेंगे नहीं। तो देखिए, जो आपके जो हाईलाइट, जो आपके कीवर्ड्स हैं ना, उनको हाईलाइट करके आओ। टीचर को ऊपर ऊपर से अपना आंसर दिखा दो, उसके पास टाइम नहीं है डिटेल में जाने का तुम्हारे आंसर में। ठीक है, उसको ऊपर ऊपर से उसके काम की चीज़ दिखाओ और वहीं से नंबर लो। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Tin, carbon, silicon and germanium are all group 14 elements, yet tin is a conductor, carbon is an insulator, while silicon and germanium are semiconductors. Why? तो भाई, जो टिन का जो बैंड गैप है, बेसिकली आपसे टीचर पूछना क्या चाह रहा था कि इट इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। तो भाई, जो आपका टिन है वो कंडक्टर है, वो एक मेटल है, और मेटल्स के लिए जो बैंड गैप होता है वो जीरो होता है, उनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। ठीक है, अब कार्बन इज एन इंसुलेटर। अगर आप कार्बन के बैंड गैप की वैल्यू याद कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको हाईलाइट करना, टीचर ज़्यादा इंप्रेस होगा। नहीं तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, कार्बन इज एन इंसुलेटर बिकॉज इट्स बैंड गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आप प्रॉपर वैल्यू मेंशन करके आएंगे तो टीचर ज़्यादा इंप्रेस होगा, अच्छे से नंबर देगा। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज बैंड गैप फॉर कार्बन इज 5.4 EV विच इज ग्रेटर देन 3 EV, हेंस इट इज एन इंसुलेटर। राइटिंग आपने प्रॉपर रखनी है, पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं,
स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका एक प्रॉपर वेल डिफाइंड होना चाहिए आंसर का। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े पैराग्राफ बना के लिख के आ रहे हो, कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, टीचर के पास टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे पैराग्राफ में से ढूंढ के इन्फॉर्मेशन निकालेगा। उसको पहले से ही ढंग से प्रेजेंट करो ताकि वो आपके कीवर्ड्स को नोटिस करे। This is because now silicon and germanium are semiconductors. This is because the band gap for silicon is 1.1 eV and for germanium it is 0.6 eV which is less than 3 eV. तो फिर से अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि इनका जो बैंड गैप है ना वो लेस देन 3 eV होता है, हैंस दे आर सेमीकंडक्टर्स। Now, draw the output signal of this PN junction diode when a square input signal of 10 volt as shown is applied. अब मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये 10 वोल्ट कहाँ से, तो 5 वोल्ट है। बेटा नीचे की -5 भी तो देखो ना, ये भी तो -5 है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिला के जो पूरा गैप बन जाएगा इसमें और इसमें वो 10 वोल्ट्स का बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये डायोड जो है ना नेगेटिव हाफ को क्लिप कर देगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ में डायोड में से कोई करंट पास होता ही नहीं है, तो जो नीचे वाली ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आपको नहीं मिलने वाली, सिर्फ आपको ये वाली वोल्टेज मिलेगी ऊपर वाली। तो ये आपका सिग्नल इसमें बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द नेगेटिव हाफ विल बी क्लिप्ड ऑफ, इसको आप हाईलाइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड वाई। नाउ द आंसर इज, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे वोल्टेज आपको दिख रही है। सो दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड, ये आपको दिख रहा है कि ये रिवर्स बायस्ड है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि पी साइड को आपने पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, तो करंट यहाँ से होता हुआ इसमें से होता हुआ बल्ब में से पास करेगा, बल्ब ग्लो करेगा और करंट वापस से बैटरी में चला जाएगा। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसकी वजह से जो है ना कोई आपका बल्ब जो है उसमें ग्लो भी नहीं करेगा। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, द बल्ब B1 विल ग्लो एज D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। बल्ब B2 विल नॉट ग्लो एज D2 इज रिवर्स बायस्ड। बस जितना आपसे काम का पूछा है उतना ही आंसर दे के आना है, फालतू फंड इंग्लिश नहीं झाड़नी, तुम्हें आती भी नहीं है। व्हेन वोल्टेज ड्रॉप, अब इसका स्टेटमेंट थोड़ी सी ब्लर थी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस PN जंक्शन इज इंक्रीज्ड from 0.70 volts to 0.71 volts, the change in diode current is 10 milliampere. What is the dynamic resistance? देखिए जो आपकी नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है दैट इज V/I, बट यहाँ आपसे पूछी गई थी डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज, तो इट विल बी चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट, तो डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा I। तो यहाँ पर हम चेंज इन वोल्टेज निकाल लेंगे, चेंज इन करंट आपको दिया ही हुआ था, तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 0 केल्विन। कोई भी चीज़ जो 0 केल्विन पे ना सब के सब जो है ना सारा मोशन स्टॉप हो जाएगा। जब मोशन ही स्टॉप हो जाएगा तो करंट फ्लो ही क्यों करेगा किसी भी चीज़ में। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 0 केल्विन, दैट्स इट। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप जब एन टाइप के लिए बनाएंगे तो कंडक्शन बैंड में आप इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिखाएंगे बिकॉज दे आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स आप कम दिखाएंगे बिकॉज दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स। और जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे बनता है। सो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि डोपिंग से जो है ना बैंड गैप डिक्रीज होता है। डोपिंग से बैंड गैप डिक्रीज होता है। आप देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछे कि डोपिंग का क्या इफेक्ट है बैंड गैप पे, तो आंसर इज डोपिंग डिक्रीजेज द बैंड गैप।
अब अगर पी टाइप की बात करें यहाँ से, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कम दिखाने हैं बिकॉज ये माइनॉरिटी है, ठीक है। और यहाँ पर कंडक्शन बैंड भी लिखना था, यहाँ पर वैलेंस बैंड भी लिखना था, ठीक है। और जो वैलेंस बैंड है उसमें आपके होल्स बहुत सारे होंगे बिकॉज ये मेजॉरिटी में है, ठीक है। और जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर बनता है। क्लियर? तो आपने ये डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल प्रॉपरली शो करना है, और ये प्रॉपर डायग्राम जैसे लॉजिक से बनाया गया वैसे ही बना के आना है, अपनी मर्जी से कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ ड्रॉ नहीं करके आना। हाउ इज फॉरवर्ड बायसिंग डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बायसिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं। फॉरवर्ड बायसिंग की मैंने पहले बेसिक कंडीशन ही बता दी कि भाई पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, एन साइड लोअर पे होना चाहिए, और रिवर्स बायस में इसका उल्टा। फॉरवर्ड बायस में ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है क्योंकि उसमें फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से जो है ना चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। लेकिन रिवर्स बायस में माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है क्योंकि उसमें सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही सपोर्ट करने की कंडीशन होती है। आइडियली फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए, यानी कि हैवी करंट फ्लो करना चाहिए। और रिवर्स बायस में इट शुड बिहेव एज ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो ही नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाती है, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका वैसे फोटो डायोड से रिलेटेड है, बट पॉइंट इज दैट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंडर भी आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। फोटो डायोड एलईडी सब कट चुका है आपके सिलेबस से, बट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंडर आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। क्वेश्चन ये कहता है 3 photodiodes D1, D2, D3 are made up of semiconductors having band gap this and this. Which one is able to detect the light of wavelength 6000 angstrom? Now the point is that कोई भी जो डायोड है वो तभी किसी लाइट को डिटेक्ट कर पाएगा जबकि उसका बैंड गैप वेव उसकी लाइट की एनर्जी से कम होगा। मान लो इतना बैंड गैप है, आपने यहाँ पर एक फोटोन गिराया, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ तक ला ही नहीं पाया, मान लो यहीं पर ही रुक गया, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसकी जो एनर्जी है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। यानी कि बैंड गैप जो है वो स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हमने यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम का जो फोटोन था उसकी एनर्जी ही निकाल ली, एक की एनर्जी निकाल ली, hc/λ प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रखने वाली बात यह है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का आंसर जूल में आता है, हमें इसको ईवी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमने इसको ईवी में कन्वर्ट किया 6.25 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई करके। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 2.06 ईवी। अब सिर्फ D2 ऐसा डायोड है जिसका की जो बैंड गैप है ना वो 2.06 से कम है, बाकी सबका जो बैंड गैप है वो 2.06 से ज़्यादा का ही है, तो इसलिए सिर्फ D2 ही इसको डिटेक्ट कर पाएगा। ओके, नाउ द हॉट फेवरेट क्वेश्चन। भाई इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल ब्रांचेस दी जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है कि डायोड को चेक करना है कि वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। जिस जिस ब्रांच में फॉरवर्ड बायस है उस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा, जिसमें फॉरवर्ड बायस नहीं है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड बायस के टाइम पे 25 ओम का रेजिस्टेंस शो करते हैं और रिवर्स बायस के टाइम पे इनफाइनाइट, ये आपको दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस। तो जो डायोड इसमें फॉरवर्ड बायस है उसको हम 25 ओम से रिप्लेस कर देंगे और जो डायोड इसके अंदर रिवर्स बायस है उसको हम ओपन कर देंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो कर देंगे। क्लियरली जो आपका D2 वाला जो डायोड है इस वाली ब्रांच के अंदर वो रिवर्स बायस है, तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। मैंने क्लियर कट यहाँ पहले स्टेप में ही मेंशन कर दिया कि I3 = 0। तो जो आपको 4 करंट निकालने थे उनमें से I3 तो हमने सबसे पहले ही 0 एम्पियर पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। D3 की जगह 25 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी और D1 की जगह भी 25 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये इतने सारे डायग्राम बना के दिखाने पड़ेंगे। भाई तुम्हारे नखरे उठाने कोई नहीं बैठा पेपर में, ठीक है। हाथ हिलाओ तभी नंबर मिलेंगे।
क्लियर? तो भाई ये सारे डायग्राम आपको सीक्वेंस में बना के आने हैं। आपको नंबर चाहिए ना, तो नंबर देने वाले को इम्प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? उसको ये सब डायग्राम्स बना के दिखाओ ऐसे सीक्वेंस के अंदर, प्रॉपर लेबलिंग के साथ बना के दिखाओ, तभी टीचर इम्प्रेस होगा और आपको नंबर देगा। आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी कर देगा। क्लियर? तो ये 25 और 125 150 ओम हो गया, और 25 और 25 150 फिर से जो है ना 150 ओम हो गया। पूरा सर्किट सॉल्व करने के बाद आपके पास जो I1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5/100 एम्पियर, यानी कि 0.05। अब ये जो है ना, यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये जो I1 यहाँ से जा रहा था ये दो ब्रांचेज में बटेगा। यहाँ पर इसमें भी 150 ओम है, इसमें भी 150 ओम है, तो बराबर बराबर ही बट जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो 0.05 अगर यहाँ से जा रहा है तो दोनों के अंदर ये बराबर बराबर डिवाइड होकर 0.025 एम्पियर हो जाएगा। तो आपके पास चारों करंट्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई। फाइनली चारों करंट्स को ऐसे लिख के आना है, ठीक है? अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीएन फोटो डायोड। तो भाई इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि एक फोटो डायोड है जिसका बैंड गैप 2.8 ईवी का है, क्या ये 6000 नैनोमीटर को डिटेक्ट कर पाएगा? अगेन हम पहले 6000 नैनोमीटर की एनर्जी निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला Hc/λ, क्योंकि ये आंसर जूल में देगा तो हम इसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? नाउ द आंसर कम्स आउट टू बी 0.206। लेकिन इसका तो बैंड गैप 2.8 ईवी का है, लेकिन इसकी एनर्जी तो बहुत ही कम है, 0.206 है, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, मतलब 7 तो नंबर के हिसाब से, वैसे तो ये आगे आ चुका है काफ़ी। ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग रीजंस। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दी, ठीक है? इसमें आपको लीनियर नॉन लीनियर रीजन VC की वैल्यू क्या होती है, इस बात पे ध्यान देंगे कि फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है? अब रिवर्स बायस के अंदर माइनॉरिटी करंट प्रॉपरली शो करेंगे और ब्रेकडाउन जहाँ पर हो जाएगा वहाँ से एकदम हैवी करंट फ्लो करेगा, ठीक है? अब यहाँ पहला क्वेश्चन था, वाई इज द करंट अंडर रिवर्स बायस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड टू द क्रिटिकल वोल्टेज। देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पर कि जब तक ये क्रिटिकल वोल्टेज नहीं आ जाती तब तक ये करंट बहुत ही कम है यहाँ पर, ठीक है? इस करंट के बारे में बात करी जा रही है। सो ड्यूरिंग रिवर्स बायस करंट फ्लोज ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये इसका मेन आंसर था। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते ही बहुत कम है भाई। अगर किसी पाइप, अगर मान लो पीछे से पानी ही नहीं आ रहा तो भाई कितनी बड़ी मोटर लगा लो, कोई फायदा ही नहीं है उसका। पाइप में पानी तो जाएगा ही नहीं, कहते ना पानी पानी उतर गया भाई, पानी खत्म हो गया, अब मोटर बंद कर दो। क्यों भाई? क्योंकि अब मोटर कुछ कर ही नहीं पाएगी। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा जब उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो ठीक है? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने की वजह से जो है ना, ये माइनॉरिटी करंट बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, करंट उतने का उतना ही आ रहा है यहाँ पर। नाउ अब ये पूछा गया है इसके सेकंड पार्ट में, व्हाई डज द रिवर्स करंट शो सडन इंक्रीज एट द क्रिटिकल वोल्टेज? अचानक से माइनॉरिटी करंट को गुस्सा क्यों आ जाता है? तो भाई शरीफ आदमी को तंग करोगे तो जो उसको गुस्सा आया तो फिर तो भाई तबाही मचेगी। तो क्रिटिकल वोल्टेज के बाद क्या होता है, सडनली जो लैटिस होती है उसके एटम्स के जो वैलेंस शेल हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के निकलने शुरू हो जाते हैं। अब सिलिकॉन की लैटिस है या फिर जर्मेनियम की लैटिस है तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, तो हर एटम सपोज 4 इलेक्ट्रॉन तोड़ तोड़ के निकल रहे हैं उसमें, तो एकदम से सैलाब सा आ जाएगा, तूफान आ जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का। इतने सारे चार्ज, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत हैवी करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है? नाउ ये आपका हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, देखो भाई कितनी बार आ चुका है। देखो यहाँ पर इसके मेडल्स गिन लो, दिल्ली 2012, 2020, ऑल इंडिया 2011, 2020, CBSE दिल्ली 2019, 2020, CBSE अजमेर 2015, नॉर्थ 2016। भाई ये तो आपका हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से करके जाना ही जाना, ठीक है? पूरे क्वेश्चन के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट, उसकी वर्किंग और उसकी वेव फॉर्म्स पूछी गई हैं। आखिरी में एक और क्वेश्चन मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने सर्किट डायग्राम में ध्यान रखना है कि ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दिस इज स्टेप डाउन।
इस बात का ध्यान रखेंगे जितनी कॉइल्स आपने यहाँ बनाई हैं प्राइमरी में उससे कम बननी चाहिए सेकेंडरी में। अगर बराबर बना दी तो टीचर को पूरा हक है वो काटा मार दे इस डायग्राम पे, क्योंकि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर शो करना है। ठीक है, इसके बाद वर्किंग के अंदर देखो, यहाँ तो मैंने टेबल की फॉर्म में बता दिया, लेकिन आप ऐसे बना के आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको थोड़ी सी इंग्लिश इसके नीचे लिखनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 इज रिवर्स बायस्ड, हैंस द करंट विल फ्लो थ्रू RL। ठीक है, और दूसरी बात नेगेटिव हाफ में आपको फिर बताना है कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ D1 इज रिवर्स बायस्ड, D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड, देयरफॉर करंट विल फ्लो थ्रू RL अगेन। तो भाई ये इसकी वेव फॉर्म्स है। यहाँ पर इनपुट के अंदर देखो, जो D1 है उसने पॉजिटिव साइकिल्स को रेक्टिफाई करने का बीड़ा उठा रखा है, तो भाई ये पॉजिटिव साइकिल्स दे रहा है। जो नेगेटिव साइकिल्स हैं इन्हें भी पॉजिटिव में कौन कन्वर्ट कर रहा है, D2। कुल मिला के दोनों को ऐड कर जाएंगे तो ये आपकी रेक्टिफाइड आउटपुट बन जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में पूछा गया कि डायोड में ऐसी कौन सी बात है जो भाई इसको हम फॉरवर्ड बायस इसको हम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो द राइट आंसर इज कि डायोड की जो प्रॉपर्टी है कि फॉरवर्ड बायस में वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर करंट को फ्लो करने देता है, और रिवर्स बायस में वो एक ओपन सर्किट बन जाता है, करंट को फ्लो ही नहीं करने देता। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे रेक्टिफिकेशन में यूज़ करते हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस का आपने ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, इनसे मिलते जुलते भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगे रहो, तैयारी करो।